मोल अंश का अध्ययन करेंगे और इसको हम प्रदर्शित करते हैं जीटा से। इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है, यक्स की तरह बनता है, ये टंग थोड़ी लंबी होती है, इसको जीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, मोल अंश बराबर होता है मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। ठीक है, जैसे ए और बी, ठीक है, ये दो अवयव हैं, इसके मोल यहाँ पर 2 हैं और इसके मोल यहाँ पर 4 हैं। ठीक है, तो हमें ए के मोल ज्ञात करने हैं, तो हम क्या करेंगे, जो मोलों की संख्या है तो ऊपर क्या रखेंगे, ए के मोल और नीचे क्या रखेंगे, कुल मोल रख देंगे। तो हमें यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, ए के मोल निकाल रहे हैं, जिसके निकाल रहे हैं उसके मोल ऊपर रखेंगे। ठीक है, मोल अंश, उसी के मोल अंश निकल के आ जाएंगे। अब यहाँ पे ए के मोल कितने हैं, 2 है, और कुल मोल कितने हो जाएंगे, कुल है 4 2 6, तो 6 कहाँ रखेंगे, नीचे, तो 1/3 ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएंगे। अगर हम यहाँ पे बी के निकाल रहे हैं तो बी के ऊपर रख लेंगे, इस प्रकार से इसको निकालेंगे। अब हम क्या करते हैं, एक सवाल ले लेते हैं और जो कि हमारी एनसीईआरटी बुक का ही है, तो उसको हम लगाएंगे। और सवाल यहाँ पे प्रश्न है, ये प्रश्न ले लेते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2, इसका सूत्र भी लिख लें, C2H6O2 के मोल अंश की इस सवाल को, एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश की गणना करो यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। ठीक है, तो इस सवाल को किस प्रकार से लगाएंगे, अभी क्या है कि 20% द्रव्यमान उपस्थित है किसका, C2H6O2 का, तो हमें इस बात को समझना है। आसानी से देखते हैं इसको, और टोटल सोल्यूशन कितना होगा, टोटल जो विलयन होगा वो 100 होगा। ठीक है, और जो 20% है वो क्या है, C2H6O2 है, C2H6O2 है कितना, 20%। ठीक है, और 80% इसमें क्या हो जाएगा, 80% जो होगा वो जल हो जाएगा। 80% जल होगा तभी क्या बनेगा, 100% क्या बनेगा, विलयन बनेगा, तभी 100% क्या बनेगा, विलयन बनेगा। यानी कि यहाँ पे जो C2H6 है, C2H6O2 है वो कितना है, 20 ग्राम है, और यहाँ पे 80 ग्राम क्या होगा, जल होगा, तभी 100 ग्राम विलयन तैयार होगा। ठीक है, द्रव्यमान की बात की गई है, तभी हम इसे ग्राम में ही लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, C2H6O2 है, C2H6O2, इसके हमें अणुभार की जरूरत पड़ेगी, तो वो निकाल लेते हैं C2H6O2 का अणुभार। और अणुभार कितना हो जाएगा, C2 है तो 12 × 2 + 1 × 6, ये 6 है, और इसका ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, मल्टीप्लाई कितना करोगे, 2 से करोगे, टोटल को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 62 ग्राम आ जाएगा, 62 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ये अणुभार आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ग्लाइकॉल के इसके मोल अंश निकालने हैं और किसके निकालने हैं, जल के निकालने हैं। तो इसके पहले निकालते हैं, किसका चिन्ह है, ये मोल अंश का चिन्ह है। ठीक है, इसको जीटा बोलते हैं, इसकी टंग छोटी सी ये बड़ी रहती है। किसके निकालते हैं, पहले तो C2H6O2 के निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसको जिसको निकालते हैं उसके मोल क्या हम रखते हैं, ऊपर लिखते हैं, तो C2H6O2 के मोल ऊपर रखेंगे। ठीक है, के मोल यहाँ पूरी बात लिखते हैं, और नीचे किसके मोल रहेंगे, नीचे मोल C2H6O2 के मोल, और प्लस जो जल है, जल के मोल। ठीक है, तो अब हमें क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे हमें इसके मोल पता होने चाहिए, और किसके मोल पता होने चाहिए, जल के भी मोल पता होने चाहिए। ठीक है, तो पहले इसके हम मोल निकाल लेते हैं। तो C2H6O2 के मोल किस प्रकार से निकालेंगे, मोल कैसे निकालते हैं, भार बटे अणुभार रखते हैं, भार बटे अणुभार। ठीक है, और इसका भार कितना है, इसका भार है 20 ग्राम ले रहे थे। ठीक है, तो 20, और इसका अणुभार अभी हमने निकाला है कितना है, 80 है, तो 1 बटे, नहीं, इसका अणुभार कितना यहाँ पे निकाला था अभी हमने, 62 है, 62। ठीक है, 62 है, तो इसको यहाँ पे हल करेंगे हम, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा, तो 10 बटे 31। ठीक है, जो 10 बटे 31 है, इसको हम इसे भाग दे देंगे। ठीक है, तो भाग दे देते हैं 31 से, 10 को भाग दे देंगे, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे 3 3 9, ठीक है, कितना आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ कितना बचा, 7 बचा है। चलिए, और 0 बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा, लगभग कितना आ जाएगा, ये 0.322। ठीक है, ये मोल आ जाएंगे। ये किसके मोल आ गए हैं, ये मोल आ गए हैं, ये किसके मोल आ गए हैं, ये आ गए हैं C2H6O2 के मोल आ गए हैं। अब हम जल के भी मोल निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें उसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जल के मोल कैसे निकालोगे आप, भार बटे अणुभार, वही वेरी सिंपल है, अणुभार बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे भार कितना है, 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल था, और 80 ग्राम क्या था, जल था, तो 80 ग्राम जल था, इसको ऊपर रखिए। ठीक है, और नीचे क्या रहेगा, H2O का अणुभार निकाल के देख लेना कितना आएगा, 18 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग हल कर लेते हैं, और ये कितना आ जाएगा, इसको काट देते, तो 2 9 18, यहाँ पे 40 हो जाएगा, तो 40 बटे 9, इसको हल कर लेते हैं, और 9 से क्या करते हैं, भाग दे देंगे 40 को, 9 चौक 36, यहाँ से लगे, यहाँ पे दशमलव लगाया, यहाँ 4 बचे, यहाँ 0 बना लिया, 9 चौक 36 हैं, लगभग 4.44 ये क्या आ गए हैं, मोल आ गए हैं, किसके, जल के मोल आ गए। अब हम सबसे पहले हमने किसका मोल अंश निकालने की बात की थी, एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश निकालने की बात की थी, C2H6 यहाँ लिखेंगे, और O2 इसके मोल अंश निकालने की बात की थी। तो ये फार्मूला हमें क्या है, लिखा हुआ है पीछे, फार्मूला दोबारा नहीं लिखेंगे, अभी C2H6O2 के मोल ऊपर रखेंगे, और हमने इसके कितने मोल निकाले हैं, 0.322 मोल निकाले हैं। ठीक है, और नीचे दोनों टोटल मोल रखते हैं, तो यानी कि 0.322 प्लस 4.44 ये मोल हम यहाँ पे रखेंगे। अब इसको हम हल कर लेंगे,
अब इसका योग कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं 0.322 ये मोल है, और इसका योग हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका योग करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग यहाँ पे 0.322 और 4.444, ये यहाँ पे 0.44 3 अंक तक लिख लेंगे क्योंकि ये 3 अंक तक यहाँ है, ठीक है, इतना ही आएगा। तो अभी हम इसको करते हैं, योग कर लेंगे 4 2 6 4 2 6 4 3 7 4 पॉइंट इतना आ जाएगा, तो 0.322 अपन 4.766, ठीक है, ये मोल हैं। इसको हम हल करेंगे, इसको भाग देना पड़ेगा, और जब भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये दशमलव यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है, तो ये 322/4766, और इसको हल करते हैं तो ये आ जाता है 0.068, इसको कैलकुलेशन भाग देना पड़ेगा, भाग देके देख लेंगे तो इतना ये मोल अंश आ जाएंगे। इसी प्रकार से अब हम किसका निकालेंगे, जल का निकालेंगे, तो मोल अंश किसके निकालेंगे, H2O के, और H2O को निकालने के लिए क्या है, आप 1 से माइनस कर दो, ठीक है, 1 से इसको माइनस कर दो 0.068, और तो कितना आ जाएगा 0.932, ठीक है, ये किसका आ जाएगा, जल का मोलांश, जल के मोलांश आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये दोनों के मोलांश आपके सामने आ गए हैं। अब हम किसकी बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे मोलरता की। मोलरता क्या होती है, मोलरता या इसको कहते हैं मोलैरिटी, मोलरता, ठीक है, और या इसको कहते हैं मोलैरिटी। तो मोलरता क्या होती है, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। जैसे ये एक सलूशन है, और ये सलूशन कितना है, 1 लीटर है, और इस सलूशन में विलेय के जो मोलों की संख्या है वही क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। तो इसकी परिभाषा ध्यान रखनी पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलियन है और इसमें जो कितना है, 1 लीटर है, और इसमें जितने विलेय उपस्थित है वही क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाएगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल भी करेंगे। तो 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। बहुत ही सिंपल है ये। तो मोलरता को हम यम से प्रदर्शित करते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये मोलरता को यम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो मोलरता बराबर फार्मूला क्या बन जाएगा, मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, विलेय के मोल बटे बिलियन का लीटर में आयतन, बिलियन का लीटर में आयतन। अब इस पे सवाल करेंगे क्योंकि सवाल ही पूछे जाते हैं। प्रश्न है, उस बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml बिलियन में घुला हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, NaOH जो है उसके मोल निकाल लेंगे। तो NaOH के मोल कैसे निकालेंगे, निकाल लेते हैं भार बटे अणुभार। तो भार इसका कितना है, 5 ग्राम है, तो 5 ग्राम रख देंगे, और अणुभार तो NaOH का अणुभार पता कर लेते हैं। यहाँ पर NaOH का अणुभार ये पहले ही निकालना चाहिए था, कोई बात नहीं, यहीं पर निकाल लेते हैं। तो ये कितना है, सोडियम का 23 + 16 + 1, तो 1 6 7 3 10, यहाँ से लगा 1 1 1 2 2 4, तो कितना आ गया, ये 40 ग्राम पर मोल आ गया। तो यहाँ पे 40 ग्राम पर मोल हम रख देते हैं, सही है। अब इसको हल कर लेते हैं, तो 5 8 40, 1/8 मोल आ जाएगा, ये 1/8 मोल आ जाएगा। इसको और हल करेंगे, 8 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दशमलव लगा 0 बढ़ाया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 8, यहाँ 2 बचे, यहाँ 0 बढ़ाया, 8 × 16, सही है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 बचे, यहाँ पे 0 बढ़ाया, 8 × 5 = 40, लगभग कितना आ जाएगा, 0.125, ठीक है। ये मोल आ गए, क्योंकि यहाँ पे ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मोल नीचे है ऊपर गया, प्लस में हो गया, बस इतनी बात आपको समझ लेनी है। और बिलियन का आयतन लीटर में दिया हुआ है, कितना है, 450 ml बिलियन है, तो बिलियन का आयतन जो है हमें लीटर में रखना पड़ता है, फार्मूला अभी हमने लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे 450 किस में है, ml में है, और 450 ml है। अब अगर हम इसको 450/1000 कर दें तो ये किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। इसको हम रखेंगे अभी। तो अब हम फार्मूला लिख लेते हैं, क्या, मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोल बटे कुल आयतन किस में रखते हैं, लीटर में, तो लीटर में रखते हैं। पूरी बार लिखना चाहें तो शॉर्टकट में थोड़ा लिखें। अब विलेय के मोल कितने हैं, आपने निकाले थे, कितने आए थे, 0.125 आए थे, तो रख देते हैं 0.125, ठीक है, ये मोल आए थे। और आयतन कितना है, आयतन जो है 450/1000, ठीक है। तो ये है, इसको हम सीधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा,
आ जाएगा 0.125 गुणे 1000/450, ये आ जाएगा। और इसको हम हल कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। 0 से 0 काट दिया और यहाँ पे 3 जीरो बढ़ जाएंगे, 3 के बाद 1 2 3, तो पहले हमने 0 काट दिया है, तो अभी 1 2, तो 2 जीरो कट जाएंगे। अभी 1 जीरो यहाँ पे, ये वाला इधर से काटना चाहिए था। चलिए 1 बचा हुआ है, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो 125/450 ऐसा आ गया है। तो 25 पंचे 55, 25 5 2 10 55 25, 5 नेम 45, ठीक है, 25/90। और इसको और काट देते हैं, 5 55 25, 5 1 5 और 5 8 40, 5/18, ठीक है। 18 से 5 को भाग दे देते हैं। चलिए 5/18 आ गया है। और क्या करेंगे, यहाँ पे भाग देते हैं सही जगह पे 18 से 5 को। तो पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, कितना आ जाएगा? 18 3 54 ज़्यादा हो गया, 18 दूनी 36, सही है। यहाँ कितना आया 4, यहाँ कितना बचा 4, कितना बचा 1, 0 बढ़ाया, कितने बार जाएंगे? लगभग 7 जाएंगे, ठीक है। तो 18 7, ठीक है, 7 बार जाएंगे। 7 8 56, यहाँ से लगा 5 और 7 1 7 और 5 12, यहाँ 4 बचे, यहाँ 2 बचे और यहाँ बढ़ाया फिर 0 और यहाँ पे लगा देते हैं 8 बार, ठीक है। तो ये इतना आ गया है 0.278, ठीक है, ये मोलरता आ गई है और सवाल ये हो गया है, ठीक है। इसमें यही है, मोल पता हो और कुल आयतन हो, लीटर में आयतन रख लेना है, बाकी हल करके निकाल देते हैं तो मोलरता का इशू नहीं रहता है, आराम से आ जाता है। अब हम किसकी बात करेंगे? मोलरता की। मोलरता ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मोलरता क्या होती है? सेम वही बात है, वहाँ पे हम 1 लीटर बिलियन की बात कर रहे थे, यहाँ पर 1 किलोग्राम ब्लैक की बात करेंगे, ठीक है। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, 1 किलोग्राम ब्लैक में उपस्थित ब्लैक मोलों की संख्या, ठीक है। तो किसी बिलियन, बहुत ही आसान है, किसी बिलियन की मोलरता, किसी बिलियन की मोलरता, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से। मोलरता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, मोलरता कहलाती है। तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? मोलरता यानी कि यम बराबर विलय के मोल बटे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान, विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलरता क्या है? किसी बिलियन की मोलरता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। इस पर भी सवाल करेंगे। 2.5 ग्राम एथेनॉइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सवालों में अणुभार हमें निकाल लेना चाहिए, ठीक है। तो CH3COOH का अणुभार, तो 12 + 3 + 12 + 16 दूनी 32 + 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? लगभग 12 3 15 15 12 27 और 1 28 28 और 32 28 और 2 30 30 60 हो जाएगा ये। तो 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो अब हमें क्या पड़ेंगे? निकालना क्या है? मोलरता निकालनी है। अभी हमें क्या निकालना है? मोलरता निकालनी है। मोलरता बराबर होता क्या है? मोलरता बराबर होता है विलय के मोल बटे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। ये बात हमें यहाँ पे पुट करनी है, वैल्यू रखनी है इस प्रकार से। तो विलय यहाँ पर क्या है? जो कम है वो विलय है, 2.5 ग्राम एथेनॉइक अम्ल, तो इसके मोल रखने पड़ेंगे। नीचे क्या रखना पड़ेगा? 75 ग्राम बेंजीन, ये ज़्यादा है तो ये विलायक के रूप में होगा। तो इन दोनों के मोल हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एथेनॉइक अम्ल जो है तो इसके मोल निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे? एथेनॉइक अम्ल के मोल, तो मोल कैसे निकालोगे? भार बटे अणुभार, और भार कितना है? 2.5 और अणुभार कितना है? 60 है, ठीक है। तो 2.5 ग्राम ये था और ये आपने ग्राम पर मोल ये नीचे रख दिया है। तो कितना आ जाएगा? इसको हल कर लेंगे। तो इसको हल करते हैं, यहाँ पे 25, यहाँ पे लिख देते हैं 2.5 बटे 60 और दशमलव हटा देते हैं, 0 बढ़ा देते हैं, तो 25 बटे 600 बचा यहाँ। तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, यहाँ 10 बचा, 25 चौक 100, 1 बटे 24 ये बचा है। इसको भाग देंगे, भाग कहाँ पे? यहाँ पे दे देते हैं। तो 24 से भाग देंगे 1 को, तो दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, फिर यहाँ 0 बढ़ाया, फिर यहाँ 0 बढ़ाया, ठीक है। तो 4 बार लगाते हैं, देखते हैं 4 दूनी 8 सही है, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, यहाँ कितने बचे? 4, ठीक है। यहाँ बढ़ाया 0, 40 हो गए, 24 दूनी 48 होते हैं, एक ही बार लगाया 24, तो यहाँ कितना बचा? 6 बचे, यहाँ 1 बचा 16, यहाँ 0 बढ़ाया, तो यहाँ पे 0 बढ़ाया। अब कितना लगा देते हैं? 7 लगा देते हैं, 7 दूनी 14, ठीक है। तो 0.0 कितना आ जाएगा? 0.0417 ये मोल आ गए। ये मोल किसके आ गए हैं? एथेनॉइक अम्ल के निकाल लिए। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? अब हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। अब हम ये वैल्यू जो है कहाँ रखेंगे? फार्मूला में रख देते हैं। तो मोलरता बराबर ये है, तो यहाँ इसकी जगह पे ये मोलरता बराबर हो गया विलय के मोल। मोल कितने आए हैं? 0.412 ये मोल आ गए हैं, ठीक
ठीक है। और बटे में क्या रखना है आपको, विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान, यानी कि ये 75 ग्राम है, इस बात का ध्यान रखना, 75 ग्राम ये है, इसको किलोग्राम में हमें रखना है। तो किलोग्राम में करोगे तो 1000 से भाग देंगे, तो 1000 यहाँ नीचे रखेंगे, ये कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चला जाएगा 1000, ठीक है। 1000 ये क्या किसमें लिखेंगे, ग्राम किलोग्राम, नीचे इस प्रकार लिखेंगे। अब हम इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हल कर लेते हैं, 25 तियाँ 75, 25 चौक 100, यहाँ कितना आ गया है, 40 आ गया है। इसकी गुणा कर देते हैं, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 सत्ते 28, यहाँ से लगे 2, और 4 सत्ते 28 लगे 2, 4 2 6, और 4 चौको 16, और 0, ठीक है। 3 के बाद दशमलव, 1 2 3 के बाद दशमलव, बटे में कितना रहेगा 3, यहाँ ग्राम है, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ठीक है। तो मोल, यहाँ पे मोल, और ये पर केजी, ये बचा रह जाएगा। जब हम इसे भी भाग देंगे तो ये लगभग आ जाता है 0.556 मोल पर केजी, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको सही से चेक कर लेनी है, लगभग इतना आ जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। एक बार इसकी गुणा चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 25 तियाँ 75, 3 आया है, और इसके बाद 25 चौको 100, 0 बचा है, 4 से गुणा कर दिए, 4 सत्ते 28, यहाँ से लगा 2, और 4 1 4, 4 2 6, यहाँ से लगा कितना ही, 4 चौको 16, 0 था, 0 बढ़ा दिया हमने, अब 3 के बाद दशमलव लगा दिया। अभी हमें 3 से भाग देना है इसे, तो देखना है कितना आ रहा है, लगभग कितना आएगा। 3 से भाग देख लेते हैं यहाँ पे, चलिए ये भी डाउट दूर हो जाए। ये कितना है, 16.680, और अच्छा ये यहाँ पे 5 तियाँ 15, और एक बचा, ये दशमलव यहाँ पे आएगा, 5 तियाँ 15, ठीक है, 5 तियाँ 15, और एक बचा 8 बचे, तो 5 तियाँ 15, और 3 5 30, 5.336 आ रहा है, इतना इसमें आ रहा है हमारा कैलकुलेशन। इसमें सही कर ले थोड़ा, ये 5.533 इतना ही रखेंगे, या 6 और आ रहा है, तो ये मोल पर केजी ही रखेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन को सही से अपने आप भी चेक करें, तभी पूरा पढ़ाई का आनंद आता है, इतना ही आएगा, सही। अब हम विलेयता को समझेंगे, सॉल्युबिलिटी को समझेंगे। विलेयता क्या होती है, अरे भाई ये कोई सोल्यूशन है, और सोल्यूशन जो है उसकी एक निश्चित मात्रा है, ठीक है। जो भी सोल्यूशन है उसकी एक निश्चित मात्रा है, और इसमें घुला हुआ, इसमें आप क्या कर रहे हैं, ब्ले को डालते जा रहे हैं, कोई भी ब्ले आप डाल रहे हैं, ठीक है, चीनी डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं, कुछ भी इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ब्ले डालते जाएंगे तो ये क्या होगा, इसमें घुलता हुआ चला जाएगा, और एक समय ऐसा आ जाएगा जब ये ब्ले आप डालेंगे और ये घुलना बंद हो जाएगा। जिस कंडीशन में ये घुलना बंद हो जाता है, ठीक है, उस कंडीशन को कहते हैं कि हम क्या कहते हैं कि विलयन कैसा हो गया है, संतृप्त हो गया है, ठीक है। विलयन कैसा हो गया है, संतृप्त हो गया है। अब इसमें जो मात्रा इसकी ब्ले की जितनी यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, वही क्या कहलाती है, भाई ब्ले की वही मात्रा क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाती है, उसकी विलेयता कहलाएगी उस विलयन की। तो इस बात को समझना है। या दूसरे प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि विलयन में उपस्थित अधिकतम ब्ले की मात्रा को विलेयता कहते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है, इसकी परिभाषा को नोट कर लेते हैं, क्या है, एक निश्चित ताप पर टेम्परेचर भी आपको निश्चित रखना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर अगर निश्चित नहीं है तो विलेयता आपको सही ज्ञात नहीं हो पाएगी, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने पर विलेयता चेंज हो जाती है। इसलिए एक निश्चित टेम्परेचर पर हमें ये बात करते हैं, तो एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुलित होने वाले विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को उसकी विलेयता कहते हैं, या उस विलयन की विलेयता कहते हैं। इसका मान विलेय व विलायक की प्रकृति, ताप, दाब पर निर्भर करता है। विलेयता दो प्रकार की होती है, ठीक है। नंबर 1, ठोसों की द्रवों में विलेयता। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। नंबर 1, ठोसों की द्रवों में विलेयता।
ठीक है, ये 3 कारकों पर निर्भर करती है। ये 3 कारकों पर निर्भर करती है। नंबर 1 है इसमें, या ए लिख लेते हैं, विलेय व विलायक की प्रकृति पर। विलेय व विलायक की प्रकृति पर ऐसा है। और इसमें आपको एक मुख्य फार्मूला ये है, ध्यान रखना है, समान समान को घोलता है, या हम कहें समान विलेय समान प्रकार के विलायक को घोलता है। समान, या हम शॉर्टकट में लिख देते हैं समान को घोलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर समान लिक्विड फॉर्म में ही विलेय है और लिक्विड फॉर्म में ही विलायक है तो ये इसकी विलेयता बहुत ज़्यादा होगी। समझ रहे हैं? तभी ये कहा गया है कि समान समान को घोलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे नंबर बी पे, किसकी? ताप की। यदि ठोस का द्रव में घुलना ऊष्मा शोषी है, ठीक है, यदि ये देखिए, यदि इस बात को समझ लेना, यदि ठोस का द्रव में घोलना, कोई ठोस है और उसको द्रव में घोल रहे हैं, द्रव में घोलना ऊष्मा शोषी है, ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता का मान बढ़ेगा। विलेयता का मान बढ़ेगा, ठीक है। अगर प्रक्रिया कैसी है? ऊष्मा शोषी है, अगर वो ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, तो विलेयता बढ़ जाएगी, तब बढ़ाओगे, ठीक है। और यदि इसी में आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? और यदि, ये पॉइंट अपने आप से नोट करेंगे, यदि ठोस का द्रव में घोलना ऊष्मा क्षेपी है, यानी कि इसमें से ऊष्मा निकलती है, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता का मान घटेगा। ये आपको अपने आप से नोट करना है। इसके बाद नंबर, इसमें सी पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे इसमें? दाब का प्रभाव। और दाब का प्रभाव इस पर कम पड़ता है, मतलब विलेयता पर दाब का प्रभाव का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, कम असर देखने को मिलता है बहुत। तो दाब परिवर्तन का विलेयता पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने किसमें पढ़े थे? ये ठोसों की द्रवों में विलेयता, इसमें पढ़े थे। अब नंबर 2 पे हम देखेंगे गैसों की द्रवों में विलेयता। गैसों की द्रवों में विलेयता। तो इसमें भी वही बात हमें ध्यान रखनी है, समान समान को घोलता है, ठीक है। तो विलेय व विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। विलेयता जो है, विलेय व विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। और इसमें ये भी लिख सकते हैं कि समान प्रकार का विलायक, समान प्रकार का विलायक समान विलेय को घोलता है। नंबर बी में पढ़ेंगे ताप का प्रभाव, ठीक है। गैसों की द्रव की जो विलेयता बढ़ाने पर क्या होती है? घटती है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो गैसों की द्रव में विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है, क्योंकि ताप बढ़ाएंगे और गैस है, गैस के अणु क्या करेंगे? वो भाग जाएंगे। इसीलिए ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता क्या हो जाती है? घट जाती है, क्योंकि गैस के अणु तो बहुत तेजी से गति करते ही हैं। ताप बढ़ा देते हैं, गति ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ जाती है, भाग जाते हैं, तो वो घुलेंगे क्या? वो बिलियन से ही बार भाग जाते हैं, इसीलिए इनकी क्या होती है? विलेयता घट जाती है, ठीक है। ताप का प्रभाव है ये। अब इसके बाद हम नंबर बी इसमें लिखेंगे दाब का प्रभाव। ये बी था, ये सी लिखेंगे दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता बढ़ जाती है। दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता बढ़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अरे भाई, क्योंकि हम डेली यूज होने वाला सिलेंडर भी देख सकते हैं, ठीक है। दाब उसमें क्या होता है? ज़्यादा होता है, गैस ही होती है, लेकिन गैस भरी जाती है हाई प्रेशर पर, तो उसमें दाब हो जाता है ज़्यादा, दाब ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए क्या हो जाता है? फिर वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है दाब बढ़ाने पर, और उसमें क्या होता है? आपस में बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाती है। इसलिए हमने कहा है कि दाब बढ़ाने पर
विलेयता बढ़ जाती है। और ठोसों में ऐसा नहीं होता है, ठोस को आप दाब लगाएं तो उस पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, लेकिन गैस में ऐसा हो जाता है कि विलेयता बढ़ जाती है। डेली यूज होने वाला सिलेंडर इसका एग्जाम्पल है, उसमें देखेंगे दाब ज़्यादा रहता है, इसीलिए वो क्या रहती है, लिक्विड अवस्था में रहता है वही गैस। और अगर वहीं पे और वो अच्छे से घुला हुआ होता है, अगर इसी को आप दाब कम कर दें तो विलेयता कम हो जाएगी। तो ये इसको हमें समझना था।